अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम के बारे में। जी, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है। सेंसरी इनपुट ये इकट्ठी करता है इंफॉर्मेशन, और इसके लिए इसके जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो काम करते हैं। सेंसरी सेल्स होते हैं, वो सेंस करते हैं हर उस चीज़ को, हर उस चेंज को जो हमारे जिस्म के बाहर हो रही होती है या हमारे जिस्म के अंदर हो रही होती है। तो इसको देखना नर्वस सिस्टम का काम होता है। जो भी किस्म के चेंजेस हमारे जिस्म में होते हैं, हमारे जिस्म के बाहर होते हैं, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अचानक एक पिन चुभ गई है और आप अपना हाथ फ़ौरन से वहाँ से हटा लेते हैं, तो ये जो चेंज आया, जो जो आपको पिन चुभी, वो एक स्टिमुलस है आपके लिए, और आप अपना हाथ जो हटाते हैं वो आप अपना बचाव कर रहे होते हैं। तो इसको भी देखने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है। अब हमारा नर्वस सिस्टम इंटेग्रेशन करता है। इंटेग्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेंसरी इनपुट को लिया जाता है और उसके मुताबिक फैसला किया जाता है कि क्या काम करना है, क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अचानक से आपको पिन चुभ गई, तो आप सोचे बगैर, समझे बगैर, उस अपने आप को मज़ीद नुकसान डाले बगैर फ़ौरन से अपने हाथ से पिन निकाल देते हैं। आपका जो हाथ है वो किसी गर्म चीज़ से टकरा जाता है तो फ़ौरन आप अपना हाथ हटा लेते हैं, आप सोचते भी नहीं हैं। लेकिन आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो इस सब चीज़ों को सोच रहा होता है। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें जो एक और चीज़ है वो है मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट क्या है कि जब कोई चेंज आया तो हमारी बॉडी ने उसको काम की शक्ल में रिस्पॉन्स देकर उसको कैसे ठीक करना है, उसको उसका क्या हल निकालना है। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये इंटेग्रेटेड स्टिमुलाई, जो प्रॉपर चेंज आएगा स्टिमुलस का, उसकी नतीजे में होगी। और ये रिस्पॉन्स जो है इफेक्टर्स के ऊपर काम करेगा। हमारे जिस्म में इफेक्टर्स दो ही होते हैं, एक मसल्स और एक ग्लैंड्स। तो हम बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में दो हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे सर में, हेड में, ब्रेन की शक्ल में पाया जाता है, और हराम मग़ज़ स्पाइनल कॉर्ड की शक्ल में पाया जाता है। ये कमांडिंग सेंटर है, यानी ये हुक्म देगा, ये रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को, और ये हिदायत जारी करेगा कि जो भी ज़रूरत है काम करने की, जिस भी चीज़ को जिस तरीके से काम करने की ज़रूरत है हमारे जिस्म ने, उस सब को ये कंट्रोल करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट शामिल नहीं होते, बल्कि इनसे मखसूस रेशानुमा नर्व्स निकलती हैं जो कि हमारे जिस्म में कनेक्शन पैदा करती हैं, राब्ते का निज़ाम बरकरार रखती हैं, और नर्वस सिस्टम को, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको मदद देती हैं। तो ये नर्व्स का जाल हमारे जिस्म में फैला होता है। ब्रेन से अलहदा नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से अलहदा नर्व्स निकलती हैं। जो नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो क्योंकि दिमाग और हमारा जो हराम मग़ज़ है, हमारा दिमाग हमारी खोपड़ी के अंदर है जिसे स्कल कहते हैं, तो ये बॉडी के नीचे के हिस्से से कैसे राब्ता बनाए। इसी तरह हमारा जो हराम मग़ज़ है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन के बिल्कुल एंड से स्टार्ट होता है, हमारी वर्टिब्री के दरमियान से गुजरकर सेंटर में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे बाजू, हमारे शोल्डर्स, हमारे जिस्म के तमाम बाकी के ऑर्गन्स के साथ जो ताल्लुक़ पैदा करने का निज़ाम है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है, जो कि नर्व्स करती हैं। एक बात जो मैं आपको बता दूं कि वो नर्व्स जो कि दिमाग से डायरेक्टली निकलती हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और वो नर्व्स जो कि दिमाग से नहीं निकलती, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब हमने बात करनी है कि हमारे हिस्से काम कैसे करते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी एफरेंट डिवीजन इसे कहते हैं। इसमें जो नर्व्स हैं ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को गैदर करती हैं और ये ब्रेन तक लेकर जाती हैं। ब्रेन में वो स्पाइनल कॉर्ड तक भी जा सकती हैं या खाली डायरेक्ट ब्रेन तक जा सकती हैं, और दोनों में से कोई एक जो होगा वो उसके मुताबिक इसका रद्द अमल पैदा करवाएगा, रिस्पॉन्स पैदा करवाएगा। फॉर एग्जांपल, आप जो कुछ देख रहे हैं अपनी आँख से, तो उसमें आपके सेंसरी रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं। आपकी आँखों में जो सेंसिटिव लेयर है, रेटिना, उसके अंदर होते हैं। जो भी चीज़ आप देखते हैं वो इनपुट है, और इनपुट को इंटीग्रेशन के लिए ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में भेजा जाता है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको तैयार करते हैं आपकी बॉडी को, और फैसला करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें करना क्या है। और फिर ये इफेक्टर्स के ऊपर जो है मोटर आउटपुट, यानी मोटर न्यूरॉन्स जो हमने अभी आगे पढ़नी है, उसके थ्रू पैगाम पहुंचाते हैं इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स जैसे मैंने अभी बताया, वो ग्लैंड भी हो सकते हैं, वो मसल्स भी हो सकते हैं, उनके थ्रू रद्द अमल पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं देखा कि आग लग गई है, तो आप सोचते समझते नहीं है कि इसको फैलने दिया जाए या क्या किया जाए, आप फ़ौरन से पानी लेकर आते हैं और उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ जो है आपका दिमाग आपके जिस्म को तैयार करता है इन सारी बातों को करने के लिए, आपके जिस्म ने सूझबूझ जो है वो पैदा करता है। अब मोटर जो है वो इफरेंट डिवीजन है,
जैसे सेंसरी एफरेंट है तो मोटर को हम इफरेंट बोलते हैं, तो इसमें भी नर्व फाइबर्स जो हैं वो काम करते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है उसमें हिस्सा इसका ऐसे है कि सेंसरी वाली चीज़ें दिमाग तक लेकर आएंगी इन्फॉर्मेशन को, और जो दिमाग से ऑर्डर लेकर जाने का काम होगा वो मोटर डिवीजन का काम होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मोटर डिवीजन जो है इफरेंट, इसके कितने हिस्से हैं। इसके दो डिवीजन्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहलाता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉलेंट्री कहलाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री, इसमें हमारी मर्जी शामिल है। तो हमारे जितने भी मसल्स जो हड्डियों के साथ अटैच्ड हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, और हम अपने स्केलेटल मसल्स को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बाजू के मसल्स, हमारी टांगों के मसल्स, तो इससे एसोसिएटेड जो नर्व्स होंगी वो जो सिस्टम बनाएंगी वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है ये वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, इसमें वो नर्व्स शामिल हैं जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती और ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता। अब आगे से इसके दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सबसे पहले हम एक नेटवर्क जो बनता है हमारे तमाम सिस्टम्स का, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो उसका एक हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स शामिल हैं। नाम से जाहिर है क्रैनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अब इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जाती है ब्रेन तक, जो कि सेंसरी डिवीजन कहलाती है, और हमारा ब्रेन डिसाइड करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करता है कि काम क्या करना है, रद्देमल क्या पैदा करना है, और इसको हम मोटर डिवीजन कहते हैं। अब ये आगे से आप देख रहे हैं कि दो तरह का है, सोमैटिक वॉलेंट्री जिसमें हम स्केलेटल मसल्स को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है, ये खुद व खुद हमारे जिस्म के अंदर होती रहेगी, इसके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं होगा। सिंपैथेटिक जो है वो हमें अलहदा सिचुएशंस के लिए तैयार करती है, और पैरासिम्पैथेटिक हमें अलहदा सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल जो है तैयार करती है। एक जगह हम स्ट्रेस सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं और एक जगह हम रिलैक्स स्टेट के लिए तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब खाना खाते हैं तो वो खुद ब खुद हमारे जिस्म में खुराक निकलने के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल हो जाता है, हजम होना शुरू हो जाता है, उससे न्यूट्रिशन हमारी तमाम बॉडी को मिल जाती है। अब इसके लिए भी हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं, वो काम करते हैं, लेकिन हम उसको अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। इसी तरह हमारे दिल जो कि एक टिश्यू से मिलकर बना है, जिसे कार्डियक टिश्यू कहते हैं, उसे भी हम अपनी मर्जी से धड़का नहीं सकते, रोक नहीं सकते। तो ये ऐसे हिस्से हैं ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री सिस्टम के जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब बात कर लेते हैं कि कितनी तरह के सेल्स नर्वस टिश्यू बनाते हैं। तो सबसे पहला है सपोर्ट सेल्स। नाम से ही जाहिर है कि ये हेल्प आउट करेगा असल उन सेल्स को जो कि नर्वस टिश्यू में मेन काम करते हैं। इन्हें न्यूरोग्लिया बोलते हैं या ग्लिया भी बोलते हैं। इसमें पहली मिसाल है एस्ट्रोसाइट्स की। तो एस्ट्रोसाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, स्टारी शेप के होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स को कवर करके रखते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि न्यूरॉन येलो कलर में आपको दिखाया है, जबकि उसको कवर और प्रोटेक्शन देने का काम एस्ट्रोसाइट कर रहा है। ये बैरियर्स भी फॉर्म करते हैं, यानी रुकावटें देंगे और ऐसी चीज़ों से बचाने की कोशिश करेंगे नर्वस टिश्यू को जिनसे नुकसान हो सकता है। सो बिटवीन कैपिलरीज एंड न्यूरॉन्स मेक एक्सचेंजेस बिटवीन द टू। ये न्यूरॉन्स और कैपिलरीज के दरमियान में पाए जाते हैं। कैपिलरीज वो वेसल्स होती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक in नेचर होती हैं और ब्लड को सेलुलर लेवल तक पहुंचाती हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोसाइट इन दोनों के दरमियान राब्ते का निज़ाम बनाता है। कंट्रोल्स द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ब्रेन बाय कैप्चरिंग आइंस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो केमिकल्स हैं जो कि हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, यहाँ पैदा होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बजाते खुद उसको भी मैनेज करते हैं। ये आइंस को कैप्चर करते हैं, जहाँ जिस आइन की ज़रूरत है उसको हासिल करने में मदद देते हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स ही इनको सिक्रीट करते हैं, ये उसको भी देखते हैं। अब बात कर लेते हैं माइक्रोग्लिया की। तो ये स्पाइडर लाइक फैगोसाइट्स हैं। स्पाइडर लाइक ये जाल नुमा स्ट्रक्चर है, इसका फैला हुआ है, बहुत सारी इसकी ब्रांचेज हैं, न्यूरॉन्स के पास पाया जाता है, साइज इसका खासा छोटा है, इसलिए इसका नाम माइक्रोग्लिया रखा गया है। ये फैगोसाइटोसिस करता है, यानी कि ये लार्जर पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेता है, हड़प कर लेता है। ये डेड डिकेइंग जो मैटर है, जो डेड डिकेइंग सेल्स हैं, उनको हटाने की कोशिश करता है, यानी गंदमंद को हटाने की कोशिश करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि
ये डेब्रिस को ख़त्म कर रहा है। फिर ये बैक्टीरिया को भी ख़त्म करने की कोशिश करता है ताकि उसका इन्फेक्शन जो है वो रोका जा सके। एपेंडाइमल सेल्स, ये तीसरी तरह के सेल्स हैं। ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उसकी इर्द गिर्द मौजूद कैविटीज़ के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का टिश्यू और उसके दरमियान में स्लाइटली रेक्टेंगुलर से ये सेल्स हैं जो कि उसको कवर कर रहे हैं, और एक फ्लूइड पैदा होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, उसके सेल्स को नमी, मॉइस्चर फराहम करता है, शॉक से बचाता है। उसमें उसके थ्रू बहुत सारे केमिकल जो होते हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं, उनको न्यूरॉन्स तक जो है वो पहुंचाने में हेल्प आउट करता है। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सीलिया की बीटिंग की मूवमेंट की मदद से सर्कुलेट करने में मदद देते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो ये जनाब क्या करते हैं, ये एक्सटेंशंस बनाते हैं टाइटली अराउंड द नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स हैं उसके एक्सॉन से मिलकर बनती हैं, जो कि हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, और उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ चढ़ी होती है। असल में नर्व जो होती है वो ये होती है। तो ये नर्व फाइबर को कवर करके रखता है, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव शीथ बनाता है जिसे माइलिन शीथ बोलते हैं, जिसकी वजह से नर्व महफूज रहती है। सैटेलाइट सेल्स, ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडी को कवर अप करते हैं। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसका मेन सेलुलर हिस्सा है जिससे उसको प्रोटेक्शन मिलती है। श्वान सेल, इन सेल्स का नाम एक साइंटिस्ट श्वान के नाम पर रखा गया है। ये भी माइलिन शीथ बनाने में मददगार साबित होते हैं। जब तक माइलिन शीथ प्रॉपर वे में जज़ब नहीं होगी, उसके ऊपर सिंथेसाइज नहीं होगी, उसको प्रॉपर इंसुलेशन नहीं मिलेगी। तो ये हेल्प आउट करता है माइलिन शीथ की डेपोजिशन को अराउंड द एक्सोनल पोर्शंस ऑफ द नर्व cells. Neuroglia are not able to transmit nerve impulses but do not lose their ability to divide unlike neurons. ये जो cells हैं ये मुसलसल डिवाइड करते रहते हैं और इनकी डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन न्यूरॉन्स जिनसे असल में हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना होता है, एक वक्त आता है कि जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो मज़ीद डिवाइड नहीं करते। जी, अब हम बात कर लेते हैं न्यूरॉन की। ये नर्व सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हैं। असल में नर्व सिस्टम, हमारा जो सारा नर्वस सिस्टम है, हमारी जो नर्व्स हैं, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड मेनली ज़्यादा इस हिस्से से बना हुआ है। तो न्यूरॉन्स जो हैं उसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, उसका मेन सेल जिसे सेल बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर उसका न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और उसके अंदर वो तमाम मशीनरी होती है जो उसको काम करने के लिए चाहिए होती है। प्रोसेसेस, इसमें से बारीक बारीक शाखें निकलती हैं जिन्हें प्रोसेसेस कहते हैं, फाइबर्स भी कहते हैं। मेनली उसे एक्सॉन असल टर्म जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन की एक ज़बरदस्त किस्म की डायग्राम आपको दिखाई गई है। न्यूरॉन के सबसे ऊपर उसकी मेन सेल बॉडी है जिसके अंदर उसका राउंडेड न्यूक्लियस है। इसमें जा बजा छोटी सी बॉडीज़ हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्पेसिफिक एग्रीगेशंस हैं, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है, इसे निसल सब्सटेंस बोलते हैं। ये जो इसकी सेल बॉडी है ये हमेशा सबसे ऊपर आपको दिखेगी मोटर न्यूरॉन में, लेकिन सेल बॉडी नीचे भी हो सकती है। क्यों, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अब इसमें आप इस एक और इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसको एनर्जी फराहम करेगा। आप देख सकते हैं कि इसके जो सेल बॉडी है उसमें से जा बजा ब्रांचेस निकली हुई हैं जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स इसको इर्द गिर्द के न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन पैदा करने में मदद देती हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें एक्सॉन हिलो का एक डिप्रेशन है जहाँ से इसकी लंबी सी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके ऊपर माइलिन शीथ जो है उसकी कवर चढ़ी हुई है, और इस एक्सॉन के पास कहीं कहीं आपको छोटे छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं जिसने इसकी पूरी फाइबर को कवर किया हुआ है। इसे श्वान सेल बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक श्वान सेल ने कवर किया हुआ है, यहाँ पर इस श्वान सेल ने कवर किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस श्वान सेल का एक न्यूक्लियस भी आपको नज़र आ रहा है। तो श्वान सेल जो है ये माइलिन शीथ जो है वो चढ़ा देते हैं ताकि इसकी नर्व को प्रोटेक्शन मिलती रहे। ये इसका एक्सोनल टर्मिनल है। टर्मिनल जो है वो थोड़ा सा नॉब के जैसा फूला हुआ हिस्सा होता है। यहाँ से भी न्यूरॉन इस काबिल होता है कि अगले जो न्यूरॉन है जो कि इसके रास्ते में नेक्स्ट स्टेप पर आएगा उसके साथ बेहतर तरीके से कनेक्शन बना सके। बाज़ दफ़ा इनमें कहीं कहीं ब्रांचेस भी निकलती हैं जिन्हें हम कोलैटरल ब्रांचेस कहते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा जो मेन सेल है नर्वस सिस्टम का वो है। इसमें जो न्यूरोफिब्रिल्स पाए जाते हैं वो साइटोस्केलेटन की किस्म है। साइटोस्केलेटन 3 तरह का होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट। ये असल में प्रोटीन होती हैं जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन, उनसे मिलकर बने होते हैं। इनका काम होता है कि सेल को पिचकने ना दें, सेल की शेप को मेंटेन करके रखें और उसको उसकी साख्त को मेंटेन करके तो दरमियान में सपोर्टिव जो है सेल बॉडी के साथ हो जाए।
अब इसके हमने जैसे हिस्से पढ़ लिए, 3 हैं, सेल बॉडी, न्यूक्लियस और एक बड़ा सारा न्यूक्लियस के अंदर एक और राउंडेड बॉडी जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। इसकी 2 तरह की एक्सटेंशन हैं, डेंड्राइट्स जो कि मैंने आपको बताया कि सेल बॉडी के ऊपर हैं, और एक्सॉन जो कि एक लंबी सी फाइबर की तरह नीचे की तरफ है। एक्सॉन्स हमेशा एक्सोनल टर्मिनल पर एंड होते हैं और एक्सोनल टर्मिनल के पास अगला न्यूरॉन जो है वो शुरू हो जाता है जिसके डेंड्राइट्स के साथ इसका कनेक्शन बनता है। एक्सोनल टर्मिनल्स में छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिन्हें वेसिकल्स बोलते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। इन केमिकल मैसेंजर्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। क्योंकि सेल्स एक दूसरे के साथ बातें तो कर नहीं सकते, तो ये आपस में राब्ते का निज़ाम करने के लिए ख़ास केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन जो है ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में बनता है और काम करता है। एक्सोनल टर्मिनल एक दूसरे से थोड़ा से गैप्स के साथ जो है वो थोड़ा सा गैप के साथ भी पाए जाते हैं। हर 2 जो एक्सॉन्स हैं 2 न्यूरॉन्स के, उनके दरमियान का जो गैप है, जो खाली जगह है, उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और इस मिलाप की जगह पर जहाँ पर न्यूरॉन्स के हिस्से आपस में पास आ रहे हैं ताकि वो न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना सके, उसे हम साइनेप्स कहते हैं। आज का लेक्चर मैं यहाँ पर इख्तिताम करती हूँ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपको डेप्थ में बाकी का जो डिटेल्स हैं उसको बताऊँगी।